हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा एलबीएसएम कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पार्ट बी का चैप्टर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस प्रवास प्रकार कारण एवं परिणाम के बारे में चर्चा करूंगी। प्रवास माइग्रेशन देखिए, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाकर बसते हैं तो उसे ही प्रवास कहते हैं। देखिए, जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। अब हम देखेंगे डेविड हीर के अनुसार उन्होंने कहा है कि अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम जिस स्थान पर रह रहे हैं अपने जगह पर, हम उस निवास स्थान से कहीं दूसरे जगह जब जाते हैं दूसरे स्थान को, तो उसे ही स्थानांतरण कहा जाता है। अब देखिए, स्थानांतरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्प्रवास इमिग्रेशन और दूसरा है अप्रवास इमिग्रेशन। उत्प्रवास का मतलब है कि आप जहाँ पे रहते हो उस स्थान से जब आप दूसरे स्थान को जाते हो तो वो उत्प्रवास कहलाता है। और अप्रवास का मतलब है कि मान लीजिए आप जिस स्थान पर रह रहे थे वहाँ से जहाँ पे आप उठ गया हो, अब जिस स्थान पर हो वहाँ के आप क्या हो जाओगे, अप्रवास। देखिए, इसमें जब मनुष्य अपने प्रदेश या देश से अन्य स्थान या देश में जाता है तो वह प्रवासी कहलाता है। वो अपने देश या प्रदेश वो जहाँ पर रहता है जिस स्थान पर, वहाँ से वो अन्य स्थान पर या अन्य देश में जब जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रवासी कहलाता है। जैसे मध्य प्रदेश से जब कोई मुंबई जाकर बसता है तो ऐसे लोग मुंबई के लिए क्या हो जाएंगे, अप्रवासी होंगे, और मध्य प्रदेश के लिए प्रवासी माने जाएंगे। प्रवास के प्रकार टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार है। ये दो प्रकार है इसमें मेनली। पहला है स्थान परिवर्तन की दृष्टि से और दूसरा है जन्म स्थान से दूरी की दृष्टि से। तो पहला देखिए, स्थान परिवर्तन की दृष्टि से क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो आप जा रहे हो, चाहे वो ग्राम हो, गांव हो या फिर नगर है। तो पहला है जैसे ग्राम से ग्राम, मतलब गांव से गांव की ओर जा रहे हैं। और फिर दूसरा देखिए ग्राम से नगर की ओर। फिर तीसरा है नगर से नगर और चौथा है नगर से ग्राम। वैसे ही देखिए नंबर 2 में देखिए जन्म स्थान से दूरी की दृष्टि से, इसमें भी 4 प्रकार के हैं। जन्म के जिले में, जन्म के राज्य या प्रांत में, तीसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें आइए प्रवास के प्रकार को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। पहला देखिए स्थान परिवर्तन की दृष्टि से, इसमें पहला है ग्राम से ग्राम। ग्राम मतलब गांव से गांव की ओर। इसमें क्या है, हमारे देश में जैसे कि किसी लड़की का जब शादी होता है, विवाह होता है, तो उसे क्या है, एक गांव से सामने वाले जो गांव होते हैं वहां पे शादी कर दी जाती है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वहां से सामने वाला गांव में जाके रहना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा गांव से गांव मतलब प्रवास किया जाता है। तो इसी तरह से देखिए सिंचाई की सुविधा में भी होता है ऐसे कि मान लीजिए आपके गांव में सिंचाई की सुविधा सही से नहीं है, सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हम क्या करते हैं कि जो सामने वाला जो गांव है वहाँ पे सिंचाई की सुविधा होने के कारण क्या करते हैं, वहाँ हम लोग प्रवास कर जाते हैं। तो इसे ही गांव से गांव, ग्राम से ग्राम प्रवास कहते हैं। दूसरा देखिए गांव से नगर की ओर। अब इसमें क्या है कि शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, इस कारण क्या करते हैं ना लोग, शिक्षा की सुविधा नहीं होने के कारण गांव में, तो वो नगर की ओर जाने लगते हैं, नगर में जाके बसने लगते हैं। और चाहे वो व्यवसाय के कारण भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, गांव में इतनी सुविधा नहीं होने के कारण नगर में जाके बसने लगते हैं। तो इस तरह का जो प्रवास होता है उसे ही गांव से नगर की ओर कहा जाता है। और भारत में 1961 से लेकर 91 तक, मतलब ये 30 वर्षों में क्या ना, सबसे ज़्यादा जो है गांव से कस्बों की ओर या फिर नगरों की ओर, इस जगहों पर ज़्यादा प्रवास जो है वो निरंतर बढ़ते गया। तीसरा देखिए नगर से नगर। इसमें सामान्यतः इसमें एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास जो है राजनीति, उच्च सामाजिक या प्रशासनिक एवं उच्च व्यवसायिक कारणों से ही होता है। इसमें क्या है, व्यवसाय के कारण क्या करते हैं, एक छोटे नगर से बड़े नगर में जाना या फिर आसपास के जो नगर होते हैं वहाँ पे प्रवास करना ही नगर से नगर कहलाता है। इसमें देखिए मान लीजिए जैसे किसी छोटे नगर में बड़े उद्योग, बैंक या व्यवसाय की शाखा खुलती है, शाखा जो तो ब्रांच खुलती है। तो इसमें क्या होता है, जो मेन जो ये ऑफिस है, मुख्यालय है, वहाँ से क्या है, कुछ व्यक्तियों को क्या किया जाता है, वैसे छोटे नगरों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उन्हें वहाँ पे जाकर रहना पड़ता है। तो इसी भांति जो है अनुकूल आर्थिक कारणों के प्रभाव से ही छोटे नगरों से महानगरों की ओर प्रवास होता रहता है। उसके बाद देखिए नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। इसमें क्या है, नगर से ग्रामीण की ओर कहा गया है, गांव की ओर।
इस प्रकार का जो प्रवास है ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, मतलब ये असामान्य प्रवास की दिशा है। इसमें अधिकतर जो है नगरों से ग्रामीण की ओर कोई आना नहीं चाहता है, फिर भी बहुत ही जैसे किसी को कुछ काम हो तो जब ज़रूरत हो तो उन्हें भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक इकाई, स्कूल खुला हो, नया पुलिस स्टेशन हो, तो इसमें क्या है वहाँ नगर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर क्या भेजा जाता है, उनको भेजा जाता है काम के लिए। जैसे स्कूल के लिए टीचर को, फिर प्रशासनिक इकाई को, या फिर पुलिस स्टेशन खुलता है तो वहाँ पे लोग, तो इस तरह से उन्हें जाकर वहाँ पे बसना पड़ता है। तो इस तरह का प्रवास जो है नगर से ग्रामीण की ओर देखा जाता है। दूसरा देखिए जन्म स्थान से दूरी की दृष्टि से। इसमें देखिए पहला है जन्म के जिलों में। इसमें क्या है सबसे अधिक जो है भारत में इसी तरह का प्रवास जो होता है ज़्यादातर देखा गया है। जैसे देखिए 1981 से 1991 की जो जनगणना है सेंसस, उनके हिसाब से उसमें जो 60% जो है ये इसी तरह का प्रवास हुआ है जन्म के जिलों में। और इसमें देखिए अधिकांश जो है महिला प्रवास जो वो 80% है इसी श्रेणी में, क्योंकि महिलाओं की क्या है शादी कर दी जाती है तो वो क्या है अन्य जिले में जाके क्या होते हैं उनको रहना पड़ता है दूसरे गांव सब में, तो इस तरह की श्रेणी में ये अधिक होते हैं। फिर देखिए दूसरा है जन्म के राज्य या प्रांत में। इसमें क्या है कि इस तरह का जो प्रवास है वो शिक्षित या फिर ऊंचे आर्थिक लाभों के लिए किए जाते हैं। जैसे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से वो क्या करते हैं दूसरे जहाँ पे उद्योग का जो केंद्र बन जाता है, जब मतलब औद्योगिक कह सकते हैं कि उद्योग जो है ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसमें विकास होने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है जो छोटे गांव से लोग क्या करते हैं उस राज्य में जाके रहने लगते हैं। तो इस तरह के प्रवास जो है क्षेत्रीय या फिर प्रांतीय राजधानियों में, मतलब जो राज्य के जो राजधानी होते हैं वहाँ पे इस तरह का प्रवास अधिक देखा गया है। तीसरा देखिए अंतर्राज्यीय प्रवास। इसमें किसी देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, इसे ही अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम जाते हैं, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो या फिर कोई शिक्षा के मामले में हो, तो इस तरह के जो प्रवास होंगे उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहेंगे। इसमें देखिए जैसे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के जो श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं अहमदाबाद, इंदौर, सूरत जैसे नगरों की ओर क्या है पड़ोसी राज्यों में आकर बस गए हैं। इसमें क्या है वो आर्थिक कारण, मतलब वो अपने अधिक आर्थिक ये कमाना चाहते हैं, पूंजी कमाने के लिए क्या करते हैं एक जगह से वो एक ही राज्य के मतलब दूसरे राज्य में जाके क्या करने लगते हैं बसने लगते हैं। उसके बाद देखिए चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें क्या है एक देश से जब हम दूसरे देश को जाते हैं तो इस तरह का प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। देखिए इसमें जब किसी देश विदेश या विदेश का निवासी किन्हीं विशेष कारणों से अन्य देश में प्रवासित हो जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। देखिए इस दृष्टि में एक बात महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या है कि जो देश वो जहाँ पे जाकर बसते हैं तो ये तभी संभव हो पाता है जब वहाँ का जो समाज या फिर जो सरकार है वो उन्हें स्वीकार करे, उन्हें क्या है अप्रवासियों को वो वहाँ पे सुविधा दे, वहाँ पे काम दे, तभी ये मतलब अगर जब सुविधा मिलता है तभी क्या होता है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है संभव हो पाता है। प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। अब हम जानेंगे कि भारत में जो अलग अलग राज्य है उसमें भी क्या है जो प्रवास में वहाँ पे अलग अलग स्थान में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य में उत्तर प्रदेश या बिहार राज्य से वैसे लोगों को क्या करते हैं प्रवासियों को वो आकर्षित करते हैं। जैसे अप्रवासियों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र वैसा राज्य है जहाँ पे अप्रवासियों की संख्या क्या है सबसे अधिक है, तो यहाँ पे प्रवास अधिक होता है। लोग क्या है उत्तर प्रदेश फिर बिहार वहाँ से क्या करते हैं व्यवसाय करने के लिए काम के तलाश में वो क्या करते हैं महाराष्ट्र में जाकर बसने लगते हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे भी लोग प्रवास करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र है, उसके बाद ही ये आएंगे। फिर क्या है दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्प्रवास मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से वो उठ के क्या है दूसरे राज्यों में प्रवास करते हैं काम के सिलसिले में, इसलिए वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नगरीय समूहों में से देखिए बृहद मुंबई में सर्वाधिक संख्या में जो है प्रवासी आए हुए हैं, और ये जो है अंतर्राज्यीय प्रवास का एक भाग जो है ये सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ये अंतर जो है मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है, ये इसका आकार जो है इस राज्य का क्या है सबसे अधिक है, इस कारण क्या है यहाँ पे अंतर मुख्य रूप से मतलब हुआ है ज़्यादा, और जिसमें कि नगरीय समूहन स्थित है।
प्रवास के कारण, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। वैसे तो लोग जो है अपने निवास स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, पर फिर भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन्हें उनको क्या होता है वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है। अपने स्थान जहाँ पे वो रहते हैं, निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर उन्हें जाना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है। तो आइए देखें कुछ कुछ कारण है इसमें, जैसे कि इसमें दो मुख्य वर्गों में रखा गया है। पहला देखिए प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर। इसमें क्या है, आप जिस निवास स्थान पर रहते हो वहाँ से आपको क्या है छुड़वाने का कारण बनता है। मतलब मान लीजिए आप जिस स्थान पर हो वहाँ से आपको कोई मतलब निकाल देना चाह रहा है, वहाँ से भगाना चाह रहा हो। जैसे आप जहाँ पे हो वहाँ से आपको दूसरे स्थान पर जाने को मजबूरन आपको जाना पड़े, तो ये प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा, पुश फैक्टर। और दूसरा है अपकर्ष कारक। इसमें क्या है, पुल फैक्टर। मान लीजिए आप जिस स्थान पर हो वहाँ से आपको क्या है दूसरे स्थान जो वो आपको आकर्षित कर रहे हैं। मान लीजिए एक नया उद्योग वहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आप क्या करोगे उस तरफ, आर्थिक कारण के कारण आप क्या करोगे, पूंजी के लिए, अपना आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए आप क्या करोगे, उस ओर आकर्षित होने लगते हो, खिंच जाते हो। तो इसे ही पुल फैक्टर कहा गया है, उपकर्ष अपकर्ष कारक। प्रवास के कारण में देखिए कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, जिसमें कि मुख्य कारण सब लिखा हुआ है। पहला है जैसे आर्थिक कारक। इसमें क्या है, आर्थिक कारण मतलब जैसे मान लीजिए आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हो। तो इसमें देखिए आर्थिक कारण में जैसे ग्रामीण गांव एरिया में अधिकतर क्या है सब खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे अधिक दबाव के कारण, जनसंख्या का जब अधिक दबाव बढ़ने लगता है तो उन्हें क्या है वहाँ पे कृषि भूमि जो है वो तो सीमित है, तो उसे तो नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अभी जो जनसंख्या अब अधिक बढ़ने लगती है तो वहाँ पे क्या है लोगों को रोजगार मिलना जो वो सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करते हैं, रोजगार के तलाश पर एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो इस कारण देखिए इसमें इस तरह का प्रवास का जो है कारण बनता है। इसमें देखिए उद्गम स्तर पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आदि जो है ये प्रतिकर्ष कारक जो है लोगों को अपना स्थान छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। फिर दूसरा देखिए अवसंरचनात्मक कारक। इसमें है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पे शिक्षा का जो है बहुत अभाव रहता है। मुख्य जो है वो उच्च शिक्षा, तो वहाँ पे जो है ये सुविधा नहीं मिल पाती है। और शिक्षा ही नहीं जबकि स्वास्थ्य सेवाएं या फिर जो परिवहन है या फिर मनोरंजन, जो वहाँ का जो उच्च जीवन स्तर वो क्या है, यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पाती, तो लोग क्या है मजबूर हो जाते हैं ये जगह छोड़कर दूसरी जगह प्रवास करने को। तीसरा देखिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें क्या है, जैसे हमारे समाज में क्या है एक परंपरा है कि लड़की का जो है विवाह करना होता है, तो ये क्या करते हैं, तो लड़कियों को विवाह के बाद क्या होता है कि अपने ससुराल में रहना पड़ता है। वो जिस स्थान पर रहते हैं उन्हें छोड़ के उन्हें क्या करना पड़ता है, जिस ससुराल मतलब जहाँ पे उनका शादी हुआ रहता है उन्हें वहाँ जाकर बसना पड़ता है। तो इस कारण भी जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी एक मुख्य कारण है प्रवास के लिए। फिर चौथा देखिए राजनीतिक कारण। इसमें क्या है कि युद्ध, अशांति, जिस जगह में देखिए युद्ध होता रहे, कुछ ना कुछ धार्मिक या फिर सामाजिक कुछ ऐसे तत्वों जो है जिसके कारण अशांति फैलते रहे, तो उस स्थान पर देखिए कोई भी लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें क्या है सुरक्षा नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूरन वो मजबूर हो जाते हैं उस जगह को छोड़ने के लिए। तो ये भी एक कारण है। फिर उसके बाद देखिए पांचवा है प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक। इसमें क्या है कि आपदाओं के कारण, मान लीजिए आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पर अगर अधिक बाढ़ आता है, हमेशा ही बाढ़ आ रहा है या फिर भूकंप आ रहा है या फिर ऐसे कुछ आपदाएं आ रहे हैं तो जो घटित हो ही रहे वहाँ पे, तो इस कारण क्या होता है ना वो जगह जो है उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग, तो वहाँ से वो सुरक्षित जगहों पर जाकर प्रवास करने लगते हैं। अभी तो हमने इनके कारणों को पढ़ा कि जो प्रवास है वो किस कारण से होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रवास के परिणाम, हम जब किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो वहाँ पे उसका क्या परिणाम होता है। तो प्रवास के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। प्रवास तो हम क्या करते हैं अच्छी सुविधाओं के लिए ही करते हैं, पर इसके भी क्या है कुछ परिणाम निकलते हैं, जैसे वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, हम दोनों रूप में ही देख सकते हैं। तो देखिए सामान्यतः जो है प्रवास के प्रभावों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। देखिए परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकी के संदर्भों में ही देखा जा सकता है। पहला देखिए आर्थिक परिणाम।
इसमें देखिए उद्गम देश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। हुंडी मतलब ड्राफ्ट होता है। तो इसमें क्या है, अधिकतर जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होता है उसमें से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे कि पंजाब, केरल और तमिलनाडु जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोगों से अधिक राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा जो हुंडियाँ जो भेजी जाती है वो विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। तो इसमें क्या है, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो राज्य क्या करते हैं, उन पैसों से अपने आर्थिक लाभ ये करते हैं या फिर आर्थिक विकास करने में लगाते हैं। और हुंडियों का जो प्रयोग है मुख्यतः भोजन, ऋणों की बेहतरीन अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश इत्यादि, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसे देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि ये जो है निर्धन गांव जो है वो क्या करते हैं, इन हुंडियों से अपनी अर्थव्यवस्था के लिए क्या करते हैं, उसे प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। जैसे कि हमने देखा कि प्रवास करने से इसमें क्या है, एक अच्छे परिणाम भी देखे जाते हैं और बुरे भी देखे जाते हैं। तो अच्छों में क्या है, वो आर्थिक विकास अपना करते हैं, अपने ऋणों में, शिक्षा या फिर विवाह, भोजन, इनमें वो हुंडियों का प्रयोग करते हैं। पर इसके जो है नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं, परिणाम, जिसमें कि क्या है कि वैसे देशों में क्या होता है, गंदी बस्तियों का विकास होने लगता है। लोग जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं जहाँ पे औद्योगिक विकास अधिक हुआ रहता है तो वो काम के तलाश में वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, उन राज्यों में जो गंदी बस्तियाँ हैं उनका विकास होने लगता है। तो ये एक नकारात्मक परिणाम है। दूसरा देखिए सामाजिक परिणाम। इसमें देखिए प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, जो नए जो टेक्नोलॉजी आते हैं, नवीन प्रौद्योगिकी, उसके बाद देखिए परिवार नियोजन या फिर बालिका शिक्षा जो है, ये सब इससे जो संबंधित जो नए विचार होते हैं वो क्या करते हैं, नगरीय क्षेत्रों से ही ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाते हैं। इनका विसरण जो होता है ये नगरीय क्षेत्र से होता है। तो ये जो है इनके एक माध्यम मतलब कहलाते हैं। तो इसमें देखिए प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिशन होता है। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग जो संस्कृति के लोग होते हैं उनमें क्या होता है, वो मिलने लगते हैं आपस में, तो एक नया संस्कृति का उद्भव भी होता है। ये तो इसको सकारात्मक परिणाम है, पर इसके विपरीत जो है नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो दूसरे समाज के लोग होते हैं वो उसमें क्या होता है ना, खिन्नता पैदा हो जाती है। तो इस कारण वो क्या करते हैं ना, खिन्नता की सद्भावना, लोगों को अपराध अपराध का जन्म होने लगता है। तो उस कारण वो लोग क्या करने लगते हैं कि बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं। फिर औषध का दुरुपयोग, जैसे ड्रग्स लेने लगते हैं। तो इस तरह के काम में वो क्या करने लगते हैं, उन्हें वो अभिप्रेरित करती है, मतलब उनकी ओर वो गलत कामों की ओर आकर्षित होने लगते हैं, वो गलत काम करने लगते हैं। तो ये इसका जो है दुष्परिणाम कहलाता है। फिर देखिए तीसरा देखिए जनांकीय परिणाम। इसमें क्या है, जो प्रवास से जो देश के अंदर जनसंख्या का जो पुनर्वितरण होता है, इसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाते हैं तो यहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन होने लगता है। फिर जिस राज्य में जा रहे हैं या फिर जिस दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की जो जनसंख्या, वहाँ पे भी क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। और अधिकतर जो है जैसे गांव से नगर की ओर प्रवास होने लगता है। तो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण कारक यही है। और वहाँ पे क्या है कि नगर में देखिएगा अधिक जनसंख्या वृद्धि होने लगती है इस कारण। और वही जब जिस ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है, जो कि ये कुशल या दक्ष लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के जब दूसरे जगह पर प्रवास कर जाते हैं तो उस एरिया पे, उस ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, इसका नकारात्मक मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र जो है, वहाँ पे जो होने वाला जो प्रवास है, ये क्या करते हैं, इन राज्यों की आयु और लिंग संरचना को क्या कर रहे हैं, असंतुलन पैदा कर रहे हैं इसमें। और ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। जैसे वो जिस राज्य में जा रहे हैं या फिर जिस राज्य को वो छोड़ रहे हैं, तो वो वहाँ के उन दोनों ही जगह में क्या होने लगती है, ये असंतुलन पैदा होने लगती है। फिर चौथा देखिए पर्यावरणीय परिणाम। इसमें क्या है कि नगर से जो है, नगर नहीं, ग्रामीण से नगर की ओर अधिकतर प्रवास होता है। इस कारण लोगों का जो है अतिसंकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर प्रभाव डालता है। और इस कारण क्या होता है, जो नगरों में गंदी बस्तियों का विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगती है।
और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों का जो है अधिक दोहन के कारण भी क्या होता है, नगर का जो भूमि जल मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका स्तर भी, लेवल भी जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है, और वायु प्रदूषण भी होने लगता है। और वहाँ पे जो है वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के जो प्रबंधन है, वैसे वहाँ पे सही मतलब सही से देखा नहीं जाता है, सही से काम नहीं हो पाता है। तो इस कारण क्या है, उन गंभीर समस्याओं का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक नकारात्मक परिणाम होता है। पार्ट एक नज़र में, इसमें चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आप अपने नोट में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और आगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। थैंक यू।